भारत सरकार को कि वह स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। Commerce and Industry and Textiles, Shri and Rural Development, Satri Niranjan, Honorable Deputy CM Haryana and ministers from various states like Andhra Pradesh, Bihar, Manipur, Delhi, Odisha, Uttar Pradesh and Sikkim. Controllers of legal metrology and legal metrology officers from states and union territories, representatives of consumer organizations, representatives from industries, industry associations, my friends from media, ladies and gentlemen, I provisions of Legal Metrology Act to facilitate ease of business and to protect the interest of consumers. I also welcome a much wider audience which has joined us online through video conference to attend this workshop. India state governments to ensure that the consumer is not short-shifted by way of use of non-standard weights and measures and incorrect disclosures without increasing the burden on businesses and hindering economic growth. The purpose of this workshop is statement of the provisions which need to be amended or decriminalized and the ways for implementation of the provisions of this Act in industry consumer-friendly manner will help the ease of doing business and safeguard the consumers in future. Once again, I take this opportunity to welcome all of you to this August workshop. परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी, आदरणीय राज्यों से पधारे हुए महानुभाव मंत्रीगण, निधि खरे जी, अनुपम जी, आज की वर्कशॉप केवल एक एकेडमिक वर्कशॉप नहीं है। हम आज शाम जब यहाँ से निकले तो हम कुछ विषयों पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में पास हुआ था पार्लियामेंट द्वारा और इसके प्रमुख दो उद्देश्य हैं कि जो वेट्स एंड मेजरमेंट हैं वो सही होने चाहिए ताकि जो उपभोक्ता को क्वालिटी दी जाती है, क्वालिटी की, क्वांटिटी की और अश्योरेंस दिया जाता है, उसको कहा जा रहा है वही उसको वेट दिया जा रहा है। तो देखें इसके दो की पैराडाइम्स हैं। कई बार हम देखते हैं, हम में से बहुतों ने राज्यों में भी काम किया है, जैसे पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस का चालान काटने का एक टारगेट दे दिया जाता है। That is not in good taste. So the paradigm here is to enforce what is right and what is wrong, and not to generate revenue. The fines that result into revenue are incidental, and they should not be our main objective. एक तो ये बात मैं यहाँ पे पूरी emphasis के साथ कहना चाहूँगा। और जो दूसरा बिंदु स्लाइड के नीचे के हिस्से में है कि दोनों केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें प्रावधान है कि दोनों अपने रूल्स बना सकती हैं। एक्चुअली जब 2010 में ये एक्ट आया तो एक टेम्पलेट रूल्स का केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया, जिसमें राज्यों ने उसके तहत ही रूल्स अपने प्रसारित किए। बट फिर भी राज्य इसमें रूल्स बनाने को स्वतंत्र हैं, ऐसी व्यवस्था है। ऑफ कोर्स द रूल्स हैव टू बी विदिन द ओवरऑल एम्बिट ऑफ द एक्ट, इट कैन नॉट बी अ डेरिवेशन ऑफ द एक्ट। नाउ इन प्रैक्टिकल टर्म्स क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कंज्यूमर के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार और इंडस्ट्री और बिजनेसेस का जो कार्य है उसके फैसिलिटेशन, उसके बीच में एक सामंजस्य, उसके बीच में वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। वी कैन नॉट अफोर्ड द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, बट वी आल्सो शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रूसिव टू द बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री, एंड वी शुड नॉट क्रिएट अननेसेसरी इंटरफेरेंस। सो अ ग्रेट बैलेंस बिटवीन द टू। नाउ आज की जो वर्कशॉप है, आप सभी एक्सपर्ट्स हैं, राज्यों से आए हैं, सेक्टर्स, इंडस्ट्री से आए हैं, उपभोक्ता संगठनों से आए हैं। आज के विषय क्या है कंसिडरेशन के लिए कि कैसे बिजनेसेस पे कंप्लायंस का बर्डन कम किया जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस हो और उसके साथ ही कंज्यूमर के इंटरेस्ट पर फोकस हो। कोई भी आदमी जब कोई गलती करता है, नॉर्मल लॉ में भी व्यवस्था है और इस कानून में भी व्यवस्था है, हमें सबसे पहले एस्टैब्लिश करना होगा कि क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था, was there a mens rea behind it? So you see a normal curve, केवल 2-4% लोग होते हैं जो सबसे अंतिम कैटेगरी में आएंगे। अधिकतर लोग अपना व्यापार सुचारू रूप से करना चाहते हैं, नियम कानून के तहत करना चाहते हैं। तो उनकी अगर कोई इनएडवर्टेंट एडमिशन हो या गलती हो तो उसको हमें पेनलाइज नहीं करना चाहिए।
ऐसा हमारा मानना है। और इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने बार बार जब भी हमारे साथ बैठकें होती है तो सबके निर्देश होते हैं कि इसको करिए और अननेसेसरी किसी को पेनलाइज मत करिए, क्योंकि बिजनेस का प्रमोशन, बिजनेस की ग्रोथ हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले महीने 2 बार हम लोगों की बैठक ली, एक बार सारे सचिवों को बुलाया था और एक बार सिविल सर्विस डे पर इसी विज्ञान भवन में हमको एड्रेस किया था। दोनों ही बार उन्होंने ये कहा कि जो कानून जिनकी आवश्यकता नहीं है इसको खत्म करो। लगभग 1500-1600 कानून खत्म हो चुके हैं और जो गलतियां डीक्रिमिनलाइज की जा सकती हैं, जो बिजनेस के प्रमोशन में आड़े आ रही है, उनको भी ठीक करो। तो उसी इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। कई बार इसके पीछे गलत एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, कनाइवेंस भी हो सकता है। पर कई बार हमारे जो अधिकारी हैं वो ये भी सोचते हैं कि अगर ऑफेंस बुक करके कोर्ट में जाएंगे तो हमें रिटायरमेंट के बाद या ट्रांसफर के बाद भी अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये भी एक कारण अभी कुछ दिनों पहले हमने बैठक की थी, उसमें निकल कर आया। इसलिए वो कंपाउंडिंग पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि सारे लोग के रुले नहीं है, कुछ इसके अन्य कारण भी है। बट दिस अब इस वर्कशॉप में स्टेक होल्डर, जैसे मैंने कहा, मिनिस्ट्रीज के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, बिजनेस इंडस्ट्री हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें हमें कंप्लायंस बर्डन को ऑप्टिमाइज करना और कंज्यूमर के अधिकारों की सुरक्षा करना, दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना होगा। और इसमें जो सेक्शन हैं उसमें किस किस में हम ट्वीट करके, किस किस में हम अमेंडमेंट करके, किस किस रूल्स में चेंज करके हम ये व्यवस्था को और सुलभ और सहज बना सकते हैं, इसका प्रयास होना चाहिए। हालांकि इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि एक ऑफेंस के लिए हम क्या 3 लोगों को 3 तरह से एनालाइज कर सकते हैं, whether it is legally tenable. But still, I would request the groups to discuss. जैसे MSMEs हैं, अगर उन्होंने वेट्स एंड मेजर्स का कोई ऑफेंस किया है तो क्या उनको एक बड़ी कंपनी के समान पनिशमेंट मिलना चाहिए? So how should this be a graded system of enforcement so that the small business person is not unnecessarily penalized? अगर गलती कोई बार-बार कर रहा है तो जरूर उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए। बट कोई बहुत छोटा व्यापारी है, उसने एक छोटा सा कोई अपराध किया है, तो उसको क्या हम इसके ढांचे में इस तरह ला सकते हैं कि उसको अननेसेसरी हैरेसमेंट ना हो। सक्रियता के साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में पूरे देश भर में प्रवास करते हुए जन जागरण कर अलग जगाया। वनवासी, गिरिवासी व अभावग्रस्त लोगों के बीच भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एकल विद्यालय श्री हरि सत्संग समिति की संरक्षिका के रूप में संपूर्ण भारत में प्रवास किया। दुर्गा वाहिनी उत्तर प्रदेश की संरक्षिका तथा सारथी शक्ति परिषद की केंद्रीय पदाधिकारी तथा विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल के सदस्य के रूप में सक्रिय रही। आप लोकसभा में फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपको नवंबर 2014 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। 30 मई 2019 को उन्हें नरेंद्र मोदी 2019 कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में मंत्रालय की तरफ से मैं आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। भारत सरकार में जिनकी बहुत बड़ी महती भूमिका है और मैं मानती हूँ कि जिस मंत्रालय में आप हाथ लगाते हो मंत्रालय दौड़ने लगता है। मैं अपने विषय पर आऊँ। मुझे याद है जब हम 2014 में आए, सरकार में आए, रेल हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी। का दायित्व मिला, उसको भी आप पट्टी मिलाने का काम किया और घर घर लाइट पहुंचाने का काम किया। और आज आपके पास वस्त्र मंत्रालय, MSME और हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपकी जिम्मेदारी में है। ऐसे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय पीयूष गोयल जी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि आपकी ये सोच हमेशा देश हित में रही है। हमारे इस मंत्रालय में मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी, इस विभाग के सचिव आदरणीय रोहित कुमार जी,
हमारे माननीय मंत्री आंध्र प्रदेश करुमुरी वेवट नागेश्वर राय जी, हमारे मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी पार्लियामेंट में हमारे सहयोगी रहे हैं, हरियाणा में उप मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं दुष्यंत जी, मणिपुर से एल सुंदर जी, मेहतई जी, रणवीर प्रताप हुसैन उड़ीसा, और हमारे उत्तर प्रदेश से अभी सरकार गठित हुई, इसमें आप मंत्री के रूप में आशीष पटेल जी, आपका एक बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व है। हमारे इस मंत्रालय में सुनिधि जी, अनुपम मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित प्रदेशों से आए हुए सभी सम्मानित बंधुगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मीडिया के पत्रकार साथियों, बने होंगे उस समय के लिए अच्छे होंगे, मैं नहीं मानती हूँ कि खराब थे, लेकिन जब देश बदलता है, देश की स्थिति बदलती है, देश में परिवर्तन होता है, उस समय बदलाव बहुत आवश्यक होता है। मान लो सपोज बचपन में जो हमें कपड़े मिले थे, हम बड़े हो गए, तो बचपन में कपड़े नहीं पहन सकते, तो परिवर्तन होता है। तो ये जो सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, देश हित में बहुत सारे एक्ट खत्म भी किए हैं, और ये भी एक्ट एक अफसरशाही एक्ट था, जिसको माननीय पीयूष जी एक देश हित में व्यापारियों का उत्पीड़न न हो और उपभोक्ता का भी संरक्षण हो, ये दोनों विषय हैं। और मुझे लग रहा है कि आज आप सब लोग इस विषय पर चिंतन करेंगे, और चिंतन से जो विषय निकलेगा उसको हमारे मंत्री जी, हमारे मंत्रालय के सभी लोग उसको अंगीकार करेंगे। मेरा तो मानना यह है कि कोई भी रूल देश हित में होता है, लेकिन कहीं देश हित में बाधक बन रहा हो तो उसको खत्म भी करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि आदमी घर बनाता है, फिर उसको दिशा चेंज करता है, कई बार उसमें परिवर्तन करता रहता है। तो ऐसे ही देश हित में हमें जो भी करना पड़े हमें करना चाहिए। और मैं माननीय मंत्री जी की आभारी भी हूँ कि इस मंत्रालय को, अभी मैं 9 बजे मेरे यहाँ कुछ लोग आए थे, मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिस तेज गति से मंत्रालय ने परिवर्तन किया है और काम कर रहा है, ये बात सही है कि जब मंत्रालय का मुखिया अच्छा होता है तो काम भी अच्छा होता है। करती हूँ, कोविड काल में हमारे विभाग के, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, जिले में हो, कहीं भी हो, सारा का सारा अधिकारी कोविड के समय पर उपभोक्ताओं को उनके घर में अनाज पहुंचाने में सक्षम हुआ है। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व का उसका श्रेय जाता है, इसके लिए पीयूष जी अभिनंदन के पात्र हैं। और अभी बहुत सारा विषय आपके बीच में छन करके आएगा, आप लोग अपने विषय रखेंगे। मैं तो मानती हूँ कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें विष भी मिला था, उसमें अमृत भी निकला था, उसमें बहुत सारे रत्न निकले थे। तो आज की इस मीटिंग में आप सब लोगों के द्वारा जो मंथन होगा, तो मैं तो मानती हूँ कि बहुत सारा अगले सरकार चलाने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए अमृत निकलेगा और उपभोक्ताओं और व्यापारियों का संरक्षण होगा। माननीय, आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। राजनीति में अपने अनोखे प्रयोग के लिए जाने जाते हैं आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने ये नारा दिया था, खुद कार सेवा कर हजारों टॉयलेट का निर्माण भी उन्होंने कराया था। चिकित्सा आपके द्वार कार्यक्रम की भी शुरुआत बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने की थी। भारत सरकार ने कोविड महामारी के समय में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और आपने आईटी प्लेटफॉर्म पर फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, और इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं को लाभार्थी के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को कागज रहित बना दिया गया। ग्राहकों को देवतुल्य यानी ग्राहक देवो भव मानने वाले श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से अनुरोध है कि नेशनल वर्कशॉप ऑन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 पर अपने विचार साझा करें। यहाँ बैठे हुए हमारे विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार जी, श्रीमती निधि खरे जी अतिरिक्त सचिव, अनुपम मिश्रा जी संयुक्त सचिव, और विशेष करके
जो हमारे विभिन्न राज्यों से हमारे ऐसे आगत अतिथिगण हैं, अतिथि देवो भव, मैं आपका हृदय से बहुत ही स्वागत करता हूँ सभी मंत्रीगण का और राज्यों से आए हुए पदाधिकारी। सामने बैठे हुए BIS के डायरेक्टर जनरल भी हैं श्री प्रमोद तिवारी, उपस्थित रेडियो एवं शब्दों और मीडिया के हमारे भाइयों बहनों। अभी जो बातें आई है, जो हम जानते हैं कि जितने भी देश के कोने कोने में अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ यहाँ पहुंचे हुए, और इसलिए यह बैठक अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। आपको यह बताते हुए मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और मैं तो उस घर, हमारा घर ही वहाँ है जहाँ वो पर्वत है जिस पर्वत से समुद्र का मंथन हुआ था, मंदार पर्वत। मुझे खुशी है कि आपने आज हमारी बहन साध्वी जी ने बड़ा योग्य बात कही है। वेस्ट एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, हम जब बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे तो किसी विभाग में उस समय भी सम्मिलित होता था, आज भी किसी विभाग में वो विभाग पता नहीं, गांव गांव में जाते थे तो गांव के छोटे दुकानदार केवल एक ही आग्रह करता था, बाबू हमने कोई गलती नहीं किया, ये तराजू है, और न्यायालय भी तराजू के उस पढ़ने को न्याय देने का काम करता है, इसमें कहीं जरूरत है। बाबू हमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, पदाधिकारी जी, ये लोग आते हैं और ये बांध रखा है इन्होंने, मजदूरी जैसे मजदूर हो। मुझे आज खुशी हो रही है कि हमारे विभाग के माध्यम से हमारे ओजस्वी और तेजस्वी मंत्री जी ने यह निर्णय आप सब लोगों के कंधे पर लिया, और अभी इसके तुरंत बाद सत्रों में बैठ करके सभी मंत्री की अध्यक्षता में और इस पर मंत्रीगण विचार करेंगे, सभी सचिव भी कई राज्यों से आए हुए। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के विचारों पर कोई उचित निर्णय हो पाएगा और इंस्पेक्टर राज हम समाप्त करेंगे। ये इंस्पेक्टर राज नहीं चल सकता, वो देश के लिए खतरनाक है, और इसलिए इंस्पेक्टर राज को खत्म करना हम सब लोगों का दायित्व बन जाता है। और जहां तक उपभोक्ताओं का हित ही सर्वोपरि, व्यापारियों को चोर कहना ये बड़ा दुर्भाग्य है। जो व्यापारी दिन रात परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से आज हम राजनीति में हैं। राजनेताओं का चरित्र क्या है? राज करो और नीति धर्म का पालन मत करो, वो राजनीति वैधव्य के समान होता है। हर वर्ग में कुछ न कुछ कमियां रहती है, लेकिन संपूर्ण समाज को दोषित करना ये मुश्किल है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और मुझे विश्वास है कि चाहे व्यक्ति हो या देश, उसकी प्रगति का आधार जो प्रबुद्ध बुद्धिमान जीवियों का चिंतन, मनन और विचार के उपरांत उचित निर्णय, और वो आज होने वाला है इस बात को विभाग के माध्यम से। जहां तक हम जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से आज वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हम कह सकते हैं कि वो विश्व में परिवर्तन हो गया है, और पूरा जगत और देश काल की सीमा रहित बाजार आज सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों या व्यापारी वर्गों के हितों का भी संरक्षण करना बहुत ही बड़ी चुनौती है। विहीनता के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को भी अधिसूचित किया। तो उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 इसको भी अधिसूचित किया गया। राज्य सरकार के माननीय कई राज्यों के मंत्रीगण हैं, और साथ साथ हमारे कई सचिव स्तर के पदाधिकारी भी हैं। वहीं महत्वपूर्ण संगठनों जैसे ऑल इंडिया ट्रेडर्स फेडरेशन, फिक्की, एसोचैम रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं और मुंबई ग्राहक पंचायत प्रतिनिधि को भी हम लोगों ने बुलाया। इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो सबके हितों के संरक्षण के अनुकूल होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं।
आज की कार्यशाला में जो चर्चा का विषय विद्युत माप अधिनियम 2009 के कुछ प्रावधानों में उसके नियम प्रक्रिया तथा पैकिंग प्रक्रिया को जो अपराध की श्रेणी में रखा गया उससे हमें मुक्ति दिला है। हमने अभी अपने क्षेत्र में सासाराम में मुझे डीएम को कहना पड़ा कि ये तमाम जो पदाधिकारी को आप अगर नहीं हटाएंगे तो निश्चित रूप से कभी भी वो विस्फोट होने के बाद सब चल जाए, बस हो जाए। और मैंने तुरंत उन लोगों को, ऐसे पदाधिकारियों को वहां से हटा दी, कार्रवाई के लिए भी बिहार सरकार को मैसेज। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से निर्माण प्रक्रिया या पैकिंग प्रक्रिया को अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था, उस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। संरक्षण उपभोक्ताओं का करते हैं उतना ही संरक्षण सुविधा सहूलियत व्यापारी वर्ग को भी उपलब्ध कराते हैं। पारदर्शिता, पारस्परिक विश्वास, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास और संवर्धन, इसका एक प्रतीक होता है। इस उद्घाटन सत्र के बाद हम लोग पुनः बैठेंगे, विचार होगा और विचारों उपरांत जो निर्णय होगा वो शिरोधार्य होगा। भारत सरकार आप सबको इसके लिए आवेदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। आप सभी सुखी मंगलमय हो। जय। He was earlier the Minister of Railways 2017 till 21. He has also held the additional charge of Minister of Finance and Corporate Affairs twice in 2018 and 19. His previous portfolios include Minister of Sport from 2014 till 19, Minister of State of Power, New and Renewable Energy 2014 till 17, and Mines 2016 till 17. As Minister of Railways, over the last 2 years of his tenure, Railways achieved its best ever safety record of 0 passenger deaths in accidents. This was achieved through holistic measures such as elimination of unmanned level crossings from the broad gauge network available in one place in a consolidated manner. Honorable Minister had in the past advised the department that on the lines of the Reserve Bank of Indian Master Circular, all the changes are reflected in one place so that one does not have to refer to the earlier versions. Sir, आपके दिशा निर्देशानुसार, the department has prepared a compilation of all amendments to package commodity rules in the form of an e-book. On legal metrology packed commodity rules 2011. On legal metrology package commodities rules 2011, there are many. Thank you, sir. Both the e-books released today would be greatly helpful to all the stakeholders associated with the legal metrology ecosystem. The book after release shall be available on the website of Department of Consumer Affairs. I request all present here to give wide publicity to it. And now, ladies and gentlemen, it is indeed an honor to invite on the dais Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji to address the august gathering. Let's welcome him to the विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री अश्विनी चौबे जी, माननीय सौ निरंजन ज्योति जी, सभी गणमान्य राज्यों के मंत्री जो यहाँ पे आए हैं, उप मुख्यमंत्री श्री, सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स श्री रोहित सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती निधि खरे जी, जॉइंट सेक्रेटरी श्री अनुपम मिश्रा जी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के श्री प्रमोद तिवारी जी, यहाँ उपस्थित केंद्र और राज्य सरकारों में इस विषय से संबंध रखने वाले सभी अधिकारीगण, कई संस्थाओं के भी आज प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं, खासतौर पे उपभोक्ताओं के साथ जो संबंध रखते हैं। कई इंडस्ट्री एसोसिएशंस के भी मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं। मीडिया के मेरे मित्र भाई और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी तो उम्मीद रहती थी कि ज़्यादा राज्यों के मंत्री आए और सौभाग्य हो इस महत्वपूर्ण चर्चा में
सर्टेनली थोड़ा दुख होता है कि राज्य इस विषय को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना लेना चाहिए। और अच्छा रहता अगर बाकी राज्यों के भी मंत्री आते तो एक सभी के व्यूज टेबल पे आते, सभी की सहमति अच्छी बनती। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मंत्री आए हैं वो शाम तक रहें और देखें कैसे इस पूरी चीज और इसके साथ भी अगर कोई और जुड़े हुए उपभोक्ता मामले के विषय उनके संज्ञान में हो तो उसके बारे में जितना हमें इनपुट दे सकें हम उससे लाभान्वित होंगे। हमारे काम की प्रक्रिया में, हमारे कानूनों में काम को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसमें अगर कोई और सुझाव भी हो आज के दिन भर की बैठक में और उसके बाद भी तो हम उसका स्वागत करते हैं, खुले दिल से, खुले मन से स्वागत करते हैं। पर ये जरूर इन्फॉर्म करना जो मंत्री नहीं आए, जो राज्यों के उनके अधिकारी आए होपफुली यहाँ पे होंगे। नॉर्थ इंडिया से भी है, दक्षिण से भी है, केंद्र दिल्ली से भी है, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के मंत्री है, तो मुझे लगता है वी आर वेल रिप्रेजेंटेड। और इनकी सहभागिता हो तो बाकी सबकी हम समझे कि उनको इंटरेस्ट नहीं है या उनकी सहमति है हमारी बातों से। और इससे ज्यादा मतलब हमने कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड के दिनों में चर्चाएं की, हमने कई बार इस विषय पे यहाँ पे भी चर्चा की है। अब इससे बियॉन्ड तो और ज्यादा कंसेंसस बिल्डिंग नहीं हो सकती, तो आज कुछ आउटकम्स के साथ ही हमने उठना चाहिए। मुझे एक वाक्य याद आता है जो काफी फेमस है, किताब में पढ़ा था, अ गुड डिस्कशन increases the dimensions of everyone who takes part. ऐसा नहीं है कि जब हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ हम ही को लाभ हो रहा है या केंद्र सरकार को या इस विभाग को लाभ हो रहा है, चर्चा में से आप सबको भी लाभ हो रहा है। से सोचने के लिए, आगे काम करने के लिए शायद कुछ नए विचार आए, कुछ प्रोत्साहन मिले, तो इससे ये गिव एंड टेक होता है। डिस्कशन इज ऑलवेज टू वे और इसीलिए आप सबने समय निकाला, मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो भी आज इस कार्यशाला में। आप सोचोगे मैं इतनी सारी किताबें क्यों लेके आया, आजकल मैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूं और ये भी मुझे एक राज्य के मंत्री ने दी थी कुछ समय पहले। तो आप सोचिए कितनी पुरानी, कब चाणक्य ने इस विषय को गंभीरता से पूरा डॉक्यूमेंट किया। और ये मैं इससे कह रहा हूं कि हम तो आज बैठे हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के सब कानून देखते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें आया द चीफ कंट्रोलर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, अर्थशास्त्र में उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिक्र किया। मेन पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, पनिशमेंट की सिर्फ एक ही लाइन, ओनली वन लाइन। मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये काम बड़े जिम्मेदारी है। तो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे जितने अधिकारी इसमें जुड़े हुए, पहले कैसे होता था, क्या होता था, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता। उसके बारे में जाऊंगा तो मुझे अपने खुद के स्वयं के अनुभव भी याद आएंगे जब मैं बिजनेस करता था। फिर याद आएगा मुझे कितना हैरेसमेंट झेलना पड़ा इस विभाग से। फिर याद आएगा किस तरीके से आके बंदूक रख के सिर पे बाकी जो भी होता है। तो फिर मुझे वो याद नहीं करना, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है याद, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बल दिया है कि हम सबकी सामूहिक कर्तव्य है। ये जो विषय है ये ऐसा नहीं है कि कोई केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और खुली छूट मिल गई। ये कर्तव्य है कि उपभोक्ता के साथ कोई अन्याय ना, पर हमारा कर्तव्य उतना ही व्यापारिक की तरफ या उद्योग की तरफ भी है कि उनका भी जीना आराम नहीं कर सकते, उनका भी जीना या उनको भी प्रताड़ित नहीं कर सकते, उनका भी काम सरल तरीके से चले,
कौन बेईमानी करता है और क्या बोनाफाइड मिस्टेक है, उसको बड़े सरल तरीके से सब समझते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा फोकस रहना चाहिए कि कैसे, कहां पे मेंसरिया है और कहां बोनाफाइड है। उदाहरण के लिए जहां पे वेट एंड मेजर का कैलिब्रेशन होता है, अगर वहां कुछ गलत हो तो पूरी सख्ती से हमें उतरना चाहिए, क्योंकि वहां फिर बोनाफाइड नहीं माना जा सकता। अगर आपको एक लाइसेंस मिला है, आप सर्टिफाइड अथॉरिटी हैं, जिसके सर्टिफिकेट की इतनी वजन है, उसका खुद का इतना वजन है, तो उसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती। और वहां कोई गलत करे तो मैं आखिरी व्यक्ति हूं जो कहूंगा वहां कोई रियायत दे। इसमें भी लिखा है, all measuring instruments shall be inspected and stamped once every 4 months on payment of stamping fee। आप सोचिए कितने सदियों पहले की ये विचारधारा है। और फिर बाकी अलग अलग चीजें हैं। तो रियली कंट्रोलर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का बेसिक डॉक्यूमेंट इतना है, दैट्स इट। छोटे मोटे अपेंडिक्स में थोड़ी डिटेल्स और हैं। और आज पे आए अगर, ये आपकी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, अलग अलग उसके पहलू और उसके रूल्स। कौन सा व्यापारी, कौन सा उद्योग, मैं तो समझता हूं बड़े से बड़ा भारत का उद्योग, कौन सा उपभोक्ता इसके ऊपर समझ के कार्रवाई कर सकते। मेरे समझ के बाहर है, मुझे मालूम नहीं अधिकारियों को ज्यादा इसकी जानकारी होगी। मैं अभी अभी इसका एक हिस्सा देख रहा था, जब भी ध्यान आया बैठे बैठे तो एक किताब मंगाई, तो मार्जिन ऑफ एरर क्या दिया, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ एरर। तो अधिकारियों ने मुझे अभी मार्जिन ऑफ एरर बताया, शायद 10 किलो पे 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, 10,000 ग्राम में 1.5 ग्राम। मैं उसको इससे नहीं आर्ग्यू कर पाया, क्योंकि मुझे बता दिया गया ये अंतरराष्ट्रीय मानक है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर वैसा है तो मैं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड से दूर नहीं जा सकता। इनफैक्ट शायद 50 किलो पे तो 7.5 ग्राम है। मेरी समझ के बाहर है। जो गोनियों में आप अनाज लेते हो, हमारे विभाग है ना दूसरा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, 50 किलो की गोनी होती है, मैं 7.5 ग्राम को मेजर करके बता दे मुझे, 7.5 ग्राम की एक्यूरेसी कि आपके ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो हमें जाना है, लेकिन वो किन प्रोडक्ट्स पे, किस टाइप की चीज के ऊपर अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर कोई सोना खरीदने जाए तो शायद ग्राम्स में भी मिलीग्राम्स की टॉलरेंस होगी। ऑब्वियसली 50,000 रुपए किलो का इतने का सोना बिकता है, पर 50,000 रुपए किलो का एक प्रोडक्ट और 20 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए का एक प्रोडक्ट जो ठेले पे दुकानदार अपना सब्जी वाला बेचता है, ये तो सभी को अप्लाई करता है। और प्रताड़ित कौन किया जाता है सबसे ज्यादा? छोटा ही आदमी। जो आपने 1 लाख केसेस के अभी आंकड़े दिए, अभी मैं आंकड़े भी देख रहा था, 1 लाख कुछ केसेस के आंकड़े थे ना आपकी प्रेजेंटेशन। अब मैं आप सबके को रिक्वेस्ट करूंगा, इसको जरा गंभीरता से देखें। अब इसको आप गंभीरता से देखिए। स्टाइल मतलब मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़े वैसी है स्टाइल। और मीडिया के हमारे बंधु इस रूम में हैं, मैं इससे मीडिया को भी साथ में रखा इस सत्र में, कि मैं चाहता था कि मीडिया इस बात को देश भर में उजागर करे और उससे देश के जो सब राज्य हैं
जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है डिक्रिमिनलाइजेशन इस एक्ट को, उन सबका पर्दाफाश हो। क्या सोच है वो, क्या आपके मन में क्या खोट है जिसके कारण सब इस डिक्रिमिनलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं राज्य। मैं आपके सामने सिर्फ ये प्रश्न उठा रहा हूं। सब लीगल मेट्रोलॉजी के ऑफिसर्स आए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट किया है, अपने अपने मंत्रियों को या सरकारों को कन्विंस कर दिया कि इस पे डिक्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, इतना आपकी ताकत है और 2-3 हजार रुपए के चालान की इतनी ताकत कि आदमी फिर 11 महीने कोई ऑफेंस नहीं करता और फिर अगले साल फिर से आप पकड़ लेते उसको। इसमें उपभोक्ता का कहां लाभ हो रहा है? अच्छा, वैसे तो ये जरूर बात सच है कि कई लोग मिसयूज भी करते हैं और कई लोग, अगर ऐसे आप 50 किलो पे 7.5 ग्राम का, चाहे अंतरराष्ट्रीय मानक ही क्यों ना, अगर आपकी टॉलरेंस है तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू सी कि आपके यहाँ सिस्टम क्या है। मेरा तो मानना है कि जो अधिकारी जाके दुकान पे चेक करता है, मुझे तो उसकी मशीन भी कैसे 7.5 ग्राम 50 किलो की मशीन एक्यूरेट रहेगी जब वो उसको उठा के लेके जाएगा अपनी गाड़ी में या जैसे भी जाता होगा। गाड़ी तो होगी सब लीगल मेट्रोलॉजी के ऑफिसर्स के पास, पर गाड़ी में भी लेके जाए और दिन में 3 जगह लेके जाए तो चौथी जगह तक उसकी एक्यूरेसी रह ही नहीं सकती है। फिर मुझे समझाने की कोशिश की, मैं इससे बाहर गया था समझने के लिए, क्योंकि आज ध्यान आया कि मैं उनकी डिटेल में नहीं गया हूं कि अफसर चेक कैसे करते हैं दुकान में जाके। बोला नहीं, वो मशीन लेके जाते हैं, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड अप्रूव वेट है, उससे कैलिब्रेट करता है फिर मशीन, और फिर व्यक्ति का वजन उस पर चेक करके डिसाइड करता है। तो अगर ये बात सच है कि आपको हर बार चेक करने के पहले अगर आपको ही खुद की मशीन को रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना मेरा इशारा? तो आप मुझे बताइए, जो दुकानदार की मशीन जो दिन में 50, 100, 200 बार सामान बेचती होगी, वो क्या हर बार सामान बेचने के पहले या 10वीं बार सामान बेचने के पहले कैलिब्रेट कर पाएगा? या जाएगा कोई दुकान में लैब में कैलिब्रेट करने के लिए? आपकी खुद की इंस्पेक्टर की मशीन जब थोड़ी सी भी हिलती है तो आपको रिकैलिब्रेट करना। पर ये आंकड़े ही पर्दाफाश करते हैं। अच्छा, मैंने ये अक्टूबर 20 से शुरू किया था ना मामला, तो उसके बाद भी आप देख लीजिए 21-22 मेरे मन में था कि अब ये मामला उजागर हुआ है तो शायद अब सेकेंड ऑफेंस बढ़ा के जस्टिफाई करने की कोशिश होगी कि जरूरी है, क्योंकि लगभग कई राज्यों ने इसको ऑब्जेक्ट किया। सेकेंड ऑफेंस 20-21 में कोविड में दुकानें कुछ समय के लिए जरूर बंद हुई थी, पर ऐसा नहीं हुई थी कि सेकेंड ऑफेंस कोई कर ही नहीं रहे। जब वैसे तो कोविड में दुकानें बंद हुई 3 महीने के लिए सब, उसके बाद जब खुली होगी तब तो वैसे ही बहुत केसेस मिल जाते सेकेंड ऑफेंस वाले। अब इस पे आप लोग सब विचार करना और फिर आज की जो कार्रवाई होगी रात दिन भर की, उसके बाद मैं समझना चाहूंगा कि क्या सबकी सोच है, कैसे अंतरराष्ट्रीय मानक को रखते हुए क्या हम कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस पे आ सकते हैं, क्या अलग अलग वस्तु की एक अलग इंपॉर्टेंस या सोचने के विचार करने की आवश्यकता है। जो ये 1 लाख केसेस है उसका कितना एनालिसिस आप सबने किया है? क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि गहराई में जाएं कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स, किस टाइप के ऑफेंडर्स है? क्या ठेले वाले के ऊपर वही मापदंड लगेगा जो सोने की दुकान पे लगता है? ये सब चीजों को मैं समझता हूं। मेरा पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस एफर्ट वाज कि आप सबका मन खुले और आपके दिल में थोड़ी संवेदना हो। भाई अभी तो सरकार में भी अच्छी तनख्वाहें मिलती है, ऐसी भी कोई हालत नहीं है कि सरकार में काम करने में कोई तकलीफ है। क्या हम थोड़ी संवेदना के साथ एक ऐसी अच्छी ईमानदार व्यवस्था इस विषय में बना सकते हैं क्या देश भर?
और जो कैलिब्रेट करते हैं भी उसको जरा भी रियायत मत दीजिए, जो सर्टिफाई करते हैं उसको जरा भी रियायत मत दीजिए। अगर कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर जाके गलत वेट के बावजूद अप्रूव करते हैं उसको जरा भी रियायत मत दीजिए। आपको कंप्लेन करना चाहिए और जो भी उस राज्य के मुख्यमंत्री है मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि वो लोग भी कार्रवाई करेंगे, या केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी हम पे कार्रवाई करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन हम सबको मिलके इस पूरे विषय को गंभीरता से देखना पड़ेगा। आप सबको भी अपने अपने राज्यों में, और जो नए मंत्री नहीं आए उनके जो अधिकारी आए हैं, आप सबको, and please convey this to all the ministers who haven't come, and my displeasure that they are not coming। और मेरे ऑफिस में भी जरा देख लें कि जब उन मंत्रियों को मेरे से काम पड़े और समय मांगे तो हम भी बहुत बिजी हो जाएंगे उस टाइम। और क्या करेंगे? आखिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आ सकते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से मंत्री आ सकते हैं, सिक्किम और मणिपुर इतनी दूर से हमारे मंत्री आ सकते हैं। खैर विषय मंत्री आने नहीं आने का नहीं है, विषय है कि कैसे उपभोक्ता का भी कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन समझदारी से कानून बने। कौशल्या ने 2500 वर्ष पहले से भी अधिक शायद मुझे इतना, अगर उन्होंने भी इस बात की चिंता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य के रूप में देखी, तो मैं समझता हूं हम सब भी उससे कुछ दिशा निर्देश दें, कुछ सीखे समझे। देश का विकास करना है, देश का तेज गति से विकास करना है, उसके लिए लोगों को सहूलियत मिले व्यापार करने के लिए। जी की अटूट भी है और अटल भी है। उनका वाक्य एकदम फेमस है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये हम सबके लिए अप्लाई करते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सिर्फ जागो ग्राहक जागो एक मात्र स्लोगन नहीं बना के छोड़ें, विषय को गंभीरता से देखें, कंज्यूमर्स की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स करें, कंज्यूमर्स को समझाएं कि अगर आपके साथ गलत होता है तो आप आवाज उठाएं, क्योंकि आप आवाज नहीं उठाते हैं तो शायद कोई और गरीब उसका नुकसान भुगते। हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी आज उपस्थित है। मैं आपसे भी चाहूंगा, और इसमें खासतौर पे जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, हमारी जो मिडिल क्लास है, उसने इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे इस विषय को उजागर करना चाहिए। कई बार सामान्य आदमी इतना ज्यादा उसके पास समय नहीं होता है, इतना ज्यादा इन चीजों को सोचता है कि भाई ये तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे ही बहुत अनाज दे दिया, 5 किलो हर व्यक्ति को हर महीने 25 महीने तक मिले, बहुत अनाज दे दिया। गरीब आदमी शायद सोच सकता है कि ठीक है, आधा किलो कम मिला है या 100 ग्राम कम मिला, मैं कहाँ भागूंगा, कल वो फेयर प्राइस शॉप वाला मेरे पीछे पड़ जाएगा, अधिकारी मुझे ही तंग करेंगे और मैं कहाँ कंप्लेन करूं। हो सकता है उनके लिए कठिनाई भी हो, पर जो जागृत समाज है, जिसको इन चीजों की चिंता है, जिसको ध्यान आता है कि छोटी छोटी चीजों से समाज बिगड़ता है, समाज की सोच बिगड़ती है। और मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं कि अगर 6 दुकानें हैं और उसमें एक व्यक्ति भी गलत काम करता है तो बाकी 5 दुकानों को या तो अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा अगर वो ईमानदार रहना चाहे, या आस्ते आस्ते दूसरा, तीसरा, चौथा सब बेईमानी करनी चाहिए, तो वापस लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। पर क्या ये इस देश और समाज के लिए अच्छा है? क्या हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के पास छोड़ना चाहते हैं? अगली पीढ़ी को ये विरासत में हम सबकी वजह से ये छोड़ के जाना चाहते हैं?
तरीके से, रिकग्नाइजिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, पर मुझे लगता है प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। हमारे अधिकारियों की भी सुननी बता रहे थे जब मैंने पूछा आपको कि ट्रांसपेरेंट कुछ लग सकते हैं, जो ट्रेडिशनल था कि यहाँ पे जो वेट है उसके अंदर पीछे होल्ड कर देते थे, तो पुराने जमाने की बात है, पता नहीं आज भी चलता है कि। तो एक सुझाव किसने दिया था कि जो भी लोहे का वेट है अगर उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग हो जाए, या कोई ट्रांसपेरेंट वेट ही बन सकता है क्या इस एक्यूरेसी का? आई डोंट नो, आई एम नॉट अ साइंस पर्सन, मैं तो सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे टेक्निकल इसकी इतनी जानकारी, पर कैन वी फाइंड वेज जिससे उपभोक्ता को भी ध्यान में आए कि मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे अधिकारी जो भी इस विषय को देखते हैं, जमीन पे धरातल पे जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेहरबानी करके इसको कैसे बिना किसी का शोषण किए अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें, बोनाफाइड और मैलाफाइड के बीच में डिफरेंशिएट करें, एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करें लेटर ऑफ द लॉ और स्पिरिट ऑफ द लॉ। लेकिन स्पिरिट को भी अहमियत है, इम्प्लीमेंट तो आप लोग करते हैं। मैं रूल्स भी देख रहा था, माय गॉड, ये रूल्स तो आई एम अ लॉ ग्रेजुएट पर मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो एक पैराग्राफ, एक जगह रूल मैंने देखा जिसमें 8 अलग अलग पैराग्राफ्स को रेफर किया गया। मतलब वो समझने के लिए शायद ऑर्डिनरी लॉयर भी नहीं, हमको कोई सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। डिक्रिमिनलाइजेशन, इन सब चीजों को हम बहुत सीरियसली काम करें और नॉन कंप्लायंस जहां भी है उसको कैलिब्रेटेड वे में कैसे इसको हमने एक्शन लेना है, क्या तरीका हो सकता है जिससे ईमानदार व्यवस्थाएं नीचे तक पहुंचे, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे अच्छा हो सकता है, पर साथ ही साथ बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस है, निवेशकों को कॉन्फिडेंस, बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जहां भी ईमानदार व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा सके उसके प्रति भी हम सब सहानुभूति से काम करेंगे। ये बदलाव हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ थर्ड पार्टी एजेंसीज वगैरह को भी एक्रेडिट किया है इंस्पेक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए, उन सब में भी ये मैसेज क्लियर हो कि एकदम ईमानदार व्यवस्था से करना है। अगर गलत काम एक बार, 2 बार, तीसरी बार पाया जाए तो उनको ऐसा ब्लैकलिस्ट करें कि सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी लेबोरेटरी और कोई काम ना करे। वहां उस स्टेज पे डर होना आवश्यक है कि उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुली छूट है या कुछ और होता है, मुझे मालूम नहीं क्या। तो फिर उसके ऊपर हम जरा भी छोड़े नहीं। आप लोगों ने जो कैंपेन किया है रिसेंटली हेलमेट्स पे किया, हेलमेट्स की गुणवत्ता देखने के लिए, उसमें जो कल्पना के बाहर जानकारी आई, मतलब ऐसे हेलमेट्स बिक रहे थे जो प्रोटेक्शन छोड़ो, शायद और डैमेज कर दे अगर कोई एक्सीडेंट, बॉडीली डैमेज हो जाए, क्यों अगर वो अंदर ही क्रश हो जाए तो और ज्यादा नुकसान होगा जिसने पहना। अगर भारत के बने वस्तुओं को विश्व भर में अहमियत और उसका सही स्थान दिला, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि बी वोकल फॉर लोकल एंड टेक लोकल टू ग्लोबल, अगर हमें उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो मैं समझता हूं आप सबका काम उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। चाहे वो क्वालिटी हो, अच्छी गुणवत्ता वाला सामान देश में बिके, हर सामान अच्छा बने जिससे देश विदेश में एक ही सामान जाए। मैंने पहले भी कहा था वो मेड फॉर एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट क्वालिटी, इसको अपनी सोच और देश की सोच से निकालने की आवश्यकता है। क्वालिटी चाहे देश में बिके चाहे विदेश में एक ही होनी चाहिए और बढ़िया होनी चाहिए। वन नेशन वन स्टैंडर्ड की दिशा में भी काफी प्रगति हो रही है, हमें उसको भी और तेज गति से बढ़ाना है। मैं समझता हूँ
20 मई को जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट करने का अवसर होगा, तब तक हम ये कोशिश करें कि हम सब मिलके एक कैंपेन रूप में अगले 10-11 दिन इस विषय को रोज चाहिए तो डिस्कस करें, हैमर करें, विचार विमर्श करें, लोगों की सलाह मशवरा करें, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी इस पे मंथन हो और 20 तारीख तक कुछ ना कुछ एक नया पारदर्शी ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने वाला और साथ ही साथ ग्राहकों को की चिंता करने वाला एक अच्छा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की दिशा में प्रगति करें। अच्छी प्रगति धन्यवाद करते हुए और उम्मीद करते हुए कि आज की ये कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी और आज का ये दिन सभी की याददाश्त में रहेगा। सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर आज चर्चा होने वाली है। अलग अलग मंत्री अलग अलग विषय के पैनल को चेयर करेंगे या को चेयर करेंगे और मिलके हम एक नया इतिहास रचे। इस आशा के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस है। उस दिन ये अच्छा कार्य हो रहा है, श्रद्धांजलि भी देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या सब्जेक्ट है? कोई आपका पुराना कोई सब्जेक्ट बताओ फिर टाइम हो। Ladies and gentlemen, कर सकता हूँ एक चीज कितनी बार बात करते हैं? 25 बार बात करते हैं। 25 times I talk to CM, to you, to... ladies and gentlemen, we'll take a short 10 minutes tea break. Post that, we'll start the session on sharing of perspective on the state by the Honorable Minister Thomas Day. लॉन्ड्री बॉय सब पीछे सामने में बच्चे पीछे बैठते हैं। सारे आप पसंद आते हैं हमारे साथ। Saudi Arabia meeting, I think if it finishes before then, I must come. I will come. If you give me good results, I will come. I check what is the progress. पता नहीं, हमको तो पार्लियामेंट से आया था कि फ्लोरल ट्रिब्यूट्स। सर एक सेकंड आगे साइड से सर, हम तो सरदेव के बारे में सही है, उनका बंगाली कैलेंडर के हिसाब से गूगल में सर 60 पे सर जाइए जो बोला उससे आप जो आपने गवर्नमेंट में डाला के सामने आ पीछे आ जाओ भैया, सब पीछे आ जाओ, ग्रुप सही से आ जाओ, आ जाओ पीछे भाई साहब, हम सब पीछे बिहार और उड़ीसा चलो पूरा साइड हो गया। भगवान का आशीर्वाद रहा।
थोड़ा पीछे हो जाओ ना, सही हो जाएगी। थोड़ा पीछे हो जाओ ना, क्लियर आ जाएगा। थोड़ा पीछे आ जाओ ना, पीछे AC पॉइंट बी तक जाने के लिए दो व्यक्तियों को दो अलग अलग फेयर क्यों मिलते हैं? इस तरह की चीज़ें जनरल हमने सवाल यात्रियों का डेटा उस पर क्या करते हैं, क्या डेटा के प्रोटेक्शन के एडिक्वेट मेजर्स ले रखे हैं, केवल सूचना मांगी है, अभी उनके साथ चर्चा करेंगे, फिर जो निकल के आएगा आगे की कार्रवाई ऐसे मतलब नहीं है कि स्टेट्स सभी का विरोध करें। कुछ स्टेट्स को कुछ सेक्शंस, कुछ रूल्स पे उनके अपने विचार हैं, कुछ को दूसरे पे। ऐसा नहीं कि कोई स्टेट पूरे का विरोध करे। अब AHCs हैं, ऐसे ही हॉलमार्किंग सेंटर्स, बल्कि आपका सवाल जो है ना उसका उल्टा जवाब है कि बहुत सारे सेंटर्स में सैंपल्स नहीं आ रहे हैं, तो उनका वायबिलिटी का मुद्दा हो गया। सेंटर्स की कमी नहीं है, बट जिले जो कवर हुए हैं वो भी ऐड होते जा रहे हैं। अब जैसे 23 जिले अभी फिर ऐड हुए, धीरे धीरे पूरे देश में समान व्यवस्था। जहाँ पे बहुत छोटा बिजनेस है वो नहीं आ रहे हैं आगे, तो उनको हम प्रेरित कर रहे हैं, उसके लिए उनके नज़दीक व्यवस्थाएं क्रिएट कर रहे हैं। This ministry is only concerned with standards of practice. I think the probe is being done by Ministry of Road Transport and Highways, which I read in the newspaper. So if they require something from us in standards, we will cooperate with them.